तो आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत की जो चल रही थी। तो अगला है हमारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो कि हमारा दास कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कहने का मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है तो उसका जो पैसा है, वेतन है, उसे पूरा ना मिलना, है ना। तो चलिए इसको समझ लो कि अतिरिक्त मूल्य का मतलब क्या होता है। जब कोई पूंजीपति, यानी फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई एम्प्लॉय है, उसने अच्छे से काम किया है, ठीक है, उसका फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये सैलरी था, लेकिन उसकी जो सैलरी दी गई काट लिया, कह दिया 5 मिनट लेट है तो उसका आधी पैसे काट लिए गए, या फिर 5 मिनट पहले चला गया, या फिर आधा घंटा काम करने से मना कर दिया कि उसका टाइम हो गया था, क्या एक्स्ट्रा काम करने से मना कर दिया, या फिर उसका एक्स्ट्रा काम करा लिया। यानी जो उसका हक था, फॉर एग्ज़ाम्पल 1,000 रुपये का उसने काम किया था, लेकिन उसे दिए गए केवल 500 रुपये, 400 रुपये या 600 रुपये। यानी कि जो भी पैसा बाकी है वो पूंजीपति का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लेकिन गरीब का शोषण हो गया। वो इसके अंदर बताया गया है, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में। जब कोई पूंजीपति मजदूर से काम कराता है तो वह मजदूर को उसके श्रम का पूरा मूल्य नहीं देता। मजदूरी जितना उत्पादन करता है वह उससे कहीं कम वेतन पाता है। इस अंतर को ही अतिरिक्त मूल्य या सरप्लस वैल्यू कहा जाता है। यहीं पे एग्जांपल दिया है, मजदूर 8 घंटे में 1,000 का उत्पादन करता है, लेकिन केवल उसे 300 का वेतन मिलता है, 700 रुपये वो खुद खा जाता है। तो मार्कस के अनुसार यही पूंजीपति शोषण का मूल्य का कारण है। यही मेन कारण है जब मजदूर वर्ग का शोषण हुआ है और पूंजीपति सारा मुनाफा खा जाता है, और जिसके कारण एक उस मजदूर को सिर्फ इतना ही पैसा मिलता है कि वो जी पाए और अगले दिन काम पर आ पाए, बस, और कुछ नहीं, और ज़्यादा उसको पैसा मिल ही नहीं पाता है इन्हीं की वजह से, ठीक है। तो अब अगला है हमारा, अगला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है वर्ग संघर्ष का। वर्ग संघर्ष के अंदर आपको पता है, जो पूंजीपति जो शोषित कर रहा है, शोषित जो हो रहा है, एक शोषक है, शोषित है, ठीक है। जो शोषक वर्ग है यानी जो पूंजीपति है, जमींदार है, पैसे वाले हैं, शोषित जिसका शोषण हो रहा है। मार्कस का कथन है कि अब तक का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का ही रहा है, यानी मजदूरों का शोषण होता आया है, हो रहा है। कैसे होता है वर्ग संघर्ष? जब शोषित वर्ग अपने अधिकारों के लिए एकजुट होता है और शोषण को विरोध करता है तो संघर्ष होता है, जैसे हड़ताल, आंदोलन, यूनियन बनाना, ताकि ये जो शोषक वर्ग है उसको हटाया जा सके, यानी कि जो बड़े वर्ग हैं, कैपिटल वर्ग है, उसको हटाया जा सके। क्योंकि यूनियन हमेशा याद रखना, जहाँ भी यूनियन होती है ना, वहाँ के स्टाफ खुश ही रहता है। जहाँ यूनियन नहीं होती वहाँ हर किसी का शोषण होता है। ये बात बिल्कुल सही है। यह संघर्ष अंततः समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाता है और एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापना की होती ही है। अब क्रांति, अब अगला है हमारा कौन सा पॉइंट है इसमें, क्रांति। मार्क्सवादी क्रांति की ही बात करता है कि कोई भी अगर बदलाव किया जाएगा वो क्रांति के साथ ही किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि पूंजीपति को हटाना है तो क्रांति के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। जब वर्ग संघर्ष तीव्र होकर एक बड़े बदलाव का रूप लेता है, क्रांति का रूप ले लेता है, तो ये पूंजीपति व्यवस्था को समाप्त कर देता है, तब जाके एक अच्छी व्यवस्था स्थापित होती है। क्रांति के कारण क्या? बढ़ता हुआ शोषण, मजदूर वर्ग की चेतना, वो जागरूक हो जाते हैं, और राजनीतिक और आर्थिक असमानता के कारण भी हो जाता है, क्योंकि राजनीति में बड़े पैसे वाले लोग आ जाते हैं तो पॉलिसी भी अपने हिसाब से बनवा लेते हैं, इसलिए सरकारों को भी हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। आर्थिक असमानता तो गरीब और मजदूर की बात होती है। तो क्रांति मजदूर वर्ग द्वारा नेतृत्व होगी, जो पूंजीवादी राज्य को ध्वस्त करेगा और एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करेगा। वर्ग विहीन समाज का मतलब होता है ऐसा वर्ग जहाँ पे ना कोई अमीर है ना ही गरीब है, वो उसकी बात करता है। और यहाँ पे जो 1917 लिखा है, ये रूसी क्रांति हुई जो लेनिन के द्वारा हुई थी, ठीक है। तो ये राजनीतिक मार्क्सवादी सिद्धांत का ही पार्ट है। अब सर्वहारा वर्ग यानी कि एक तरह का मजदूर वर्ग की ही बात हो रही है, ठीक है। यह मार्क्सवादी सिद्धांत का वह चरण है जहाँ मजदूर वर्ग सर्वहारा राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करके पूंजीपति वर्ग को हटा देता है। इसका उद्देश्य होता है पूंजीपति को हटाना, प्रभुत्व को समाप्त करना, यानी कि जो उनका प्रभुत्व जो प्रभाव है उसको हटा देना, और नए समाजवादी ढांचे की नींव को रखना। और नया समाजवादी क्या होता है? जहाँ पे कोई वर्ग नहीं होता, कुछ, ठीक है, कोई राज्य नहीं है, सब समान है, इक्वल है, और गवर्नमेंट जो सरकार है
वो क्या करती है, संसाधनों पर नियंत्रण रखती है और नियंत्रण पाने के बाद संसाधनों का वितरण समान रूप से करती है ताकि समाज में किसी प्रकार का ऊंच नीच उत्पन्न ना हो पाए। और इसके वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसकी विशेषता हैं। ये एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं है बल्कि बहुसंख्यक मेहनतकश जनता की सत्ता होती है। इसमें श्रमिक वर्ग पूंजीपति पर नियंत्रण करता है, यानी मजदूरी तय करेगा उसे कितनी मजदूरी चाहिए, ना कि पैसे वाले लोग। पूंजीवादी शोषण के साधनों जैसे फैक्ट्री, ज़मीन, बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है, यानी कि इस पर सरकार का कंट्रोल होता है। राज्य का साधन होता है जो समाज को साम्यवाद की ओर ले जाता है। लेनिन का इसमें योगदान है, वही क्या करता है, साम्यवाद की स्थापना करता है। ठीक है, अब अगला आ जाता है हमारा साम्यवाद। साम्यवाद वह अंतिम सामाजिक व्यवस्था है जहाँ वर्ग, राज्य, शोषण और निजी संपत्ति का अंत हो जाता है और एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन, सामंतवादी समाज की स्थापना होती है, जहाँ पर क्या है, कोई भी अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई ऐसी सरकारों का निर्माण नहीं है या कोई ऐसा राज्य का निर्माण नहीं है, ठीक है, या किसी धर्म विशेष का निर्माण नहीं है जो सिर्फ अपने लाभ के लिए अपनी जनता का गलत इस्तेमाल करे। ठीक है, मार्कस ने साम्यवाद को एक ऐसा समाज बताया जहां हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार काम करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करता है, यानी कि जितना उसने काम किया है, जैसा भी उसने काम किया है, ठीक है, उससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, यानी कोई उसके हक का पैसा नहीं मार सकता। इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामंजस्य, यानी कि सब कुछ शामिल रहता है। इसका विशेषता क्या है, वर्गविहीन समाज कोई विशेष शोषक या शोषित वर्ग नहीं होता। जब कोई पैसे वाला अमीर गरीब नहीं होगा तो किसी का शोषण नहीं होगा, सब इक्वल हैं। ठीक है, हाँ, इसमें क्या है, राज्य का लोभ, यानी राज्य नहीं है। यहाँ पे शासन के बजाय समाज द्वारा स्वयं प्रबंधन होगा, यानी कि यहाँ पे मजदूरों की खुद का शासन होगा। सामूहिक संपत्ति किसी एक का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। और संपत्ति यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है जो भी है उसका सभी का इस्तेमाल हो, सभी को लाभ पहुँचे। पूर्ण स्वतंत्रता और समानता, व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं पूरी की जाएगी। यहाँ पे बेरोजगारी नहीं होती, ये बात तो है। उत्पादन और वितरण, संपूर्ण समाज उत्पादन संसाधनों को साझेदारी के रूप में प्रयोग करता है, यानी सब इस्तेमाल करें, ना कि निजी लाभ के लिए। लाभ का उद्देश्य ही नहीं होता बल्कि सामाजिक कल्याण प्राथमिकता समाजवाद में दी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा मार्क्सवादी सिद्धांत खत्म होता है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी विचारधारा में अलगाव का सिद्धांत क्या होता है और स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है। मार्क्सवादी के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो कई बार हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।